निवेदिता हिंदी एवं विधिक कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी विषय की अगली कड़ी में मैं एक नया प्रश्न दंड के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पर चर्चा करना चाहूँगा। ध्यान से सुने। आपराधिक न्याय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अपराधी को दंडित करना, राज्य तथा समाज की सुरक्षा करना तथा पीड़ित पक्षकार को संतुष्ट करना है। इस संदर्भ में दंड के अलग अलग सिद्धांत है जो निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रतिशोध का सिद्धांत। यह आदिम समाज के बदले की भावना पर आधारित सिद्धांत है जो आंख के बदले आंख, खून के बदले खून तथा दांत के बदले दांत पर आधारित है। इसी प्रकार से जो है प्रतिशोध से अपराध का अंत नहीं होता बल्कि एक आपराधिक श्रृंखला सीरीज ऑफ क्राइम का जन्म होता है। अतः बेंथम, सामंड तथा आधुनिक विधिशास्त्री इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिशोध की भावना बनी रहती है। वस्तुतः ये तो जंगल कानून है जहां एक व्यक्ति कानून अपने हाथ में ले लेता है। आधुनिक सभ्य समाज में प्रतिशोध का सिद्धांत मान्य नहीं है। दूसरा, प्रिवेंटिव थ्योरी, निवारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को पुनः अपराध करने से अयोग्य बना दिया जाता है। इस प्रकार अपराधों का निवारण कई तरीकों से किया जाता है, जैसे अंग भंग करना, कारावास, हत्या अथवा राष्ट्रद्रोह के मामले में मृत्युदंड देना, काले पानी की सजा आदि आदि। आधुनिक समय में अन्य निवारक तरीके भी प्रचलित है, जैसे संपत्ति को जब्त करना, लाइसेंस को निरस्त करना, पद छीन लेना, जैसे अधिकारी को घूस लेने पर पदच्युत करना, शांति व सद आचरण के लिए प्रतिभूति मांगना आदि आदि। इसी प्रकार से अगला दंड का सिद्धांत है प्रतीकात्मक दंड। इस सिद्धांत का उद्देश्य अपराधी को माध्यम व उदाहरण बनाकर ऐसा दंड देना है जिसे अन्य समान मानसिकता वाले अपराधी शिक्षा ग्रहण करे। एक अपराधी का दुखद अंत दूसरों के मन में भय उत्पन्न करता है। प्रतीकात्मक दंड में मृत्यु दंड को विशेष स्थान प्राप्त है। पुराने समय में बीच चौराहे पर सूली अथवा फांसी की सजा दी जाती थी। इस प्रकार अरब देशों में एक पुरुष गमन की दोषी स्त्री को चौराहे पर कोड़े मारे जाते थे तथा बाद में पत्थरों से मार डाला जाता था, संगे सार की सजा जिसको बोलते हैं। एक ब्रिटिश निर्णय में जज ने अपराधी को कहा कि मैं तुम्हें घोड़ा चुराने के लिए मृत्युदंड नहीं दे रहा हूं, बल्कि इसलिए मृत्युदंड दे रहा हूं कि अन्य लोग घोड़ा नहीं चुराए। लोकतंत्र में प्रतीकात्मक सिद्धांत को मान्यता नहीं दी जाती है। लोकतंत्र में प्रतीकात्मक सिद्धांत को मान्यता नहीं दी जा सकती। कठोर अपराधियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त छोटे बच्चों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला है सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अपराध को मानसिक बीमारी का परिणाम मानते हैं। जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति को रोग के कारण मारा नहीं जाता बल्कि उसका उपचार किया जाता है, उसी प्रकार अपराधी को भी सुधार कर उसे अच्छा नागरिक बनने का अवसर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने भी राजेंद्र सिंह बनाम राज्य के मामले में कहा, इट इज इजी टू हैंग देन टू हील। आधुनिक समय में सुधारात्मक सिद्धांत को कुछ विशेष वर्ग के अपराधों में
कुछ विशेष वर्ग के अपराधों के संदर्भ में लागू किया जा रहा है। जैसे बाल अपराधियों को सुधार के लिए स्कूलों में भेजकर अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा दी जाती है 16 साल से कम उम्र के बाल अपराधियों को। इसी प्रकार 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाता है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अनुसार प्रथम अपराधी एवं कम गंभीर मामलों में अपराधी को दोबारा अपराध नहीं करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। अगला है पांचवा, प्रायश्चित का सिद्धांत। यह विधि पर नहीं अपितु नैतिकता पर आधारित सिद्धांत है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति स्वेच्छा से एवं स्वयं द्वारा निर्धारित तरीके से अपने अपराधों का प्रायश्चित करता है एवं आत्मशुद्धि करता है। जैसे भूखे रहकर अपने प्राण त्यागना, किसी मानव सेवा का व्रत लेना, तपस्या करना आदि आदि। इस प्रकार प्रायश्चित के सिद्धांत में व्यक्ति अपने द्वारा स्वयं द्वारा निर्धारित तरीकों से अपने अपराधों का प्रायश्चित करता है। निष्कर्ष, भारतीय संदर्भ में आईपीसी तथा अन्य विधियों में प्रिवेंटिव निवारक सिद्धांतों का समावेश है। इसके अतिरिक्त कम गंभीर अपराधों एवं विशेष वर्ग के कतिपय अपराधों में सुधारात्मक उपचार की भी व्यवस्था है। जैसे बाल अपराध अधिनियम 1986, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 आदि सुधारात्मक दृष्टिकोण के अच्छे उदाहरण हैं। अतः भारतीय संदर्भ में दंड का वही सिद्धांत उचित है जो अपराधों की प्रकृति एवं परिणामों के अनुसार निवारक एवं सुधारात्मक सिद्धांतों के युक्तियुक्त सामंजस्य पर आधारित हो। इस प्रकार हमने देखा थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के 5 सिद्धांत हैं। प्रतिशोध का सिद्धांत, नंबर 2 निवारक सिद्धांत, नंबर 3 प्रतीकात्मक सिद्धांत, नंबर 4 सुधारात्मक सिद्धांत और नंबर 5 प्रायश्चित का सिद्धांत। अब हम देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड संबंधी अवधारणा। द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड संबंधी अवधारणा बहुत प्राचीन है। ब्रिटेन में पहले 200 से अधिक ऐसे अपराध थे जहां मृत्युदंड दिया जाता था। यहाँ तक कि कम गंभीर मामलों तथा बाल अपराधों में भी मृत्युदंड की व्यवस्था थी। जैसे 2 शिलिंग से अधिक की चोरी में, पॉकेटमारी, जालसाजी आदि में भी मृत्युदंड दिया जाता था। 18वीं शताब्दी में बेंथम तथा अन्य सुधारकों के प्रभाव से मृत्युदंड के प्रति संतुलित दृष्टिकोण आया। बेंथम के अनुसार दंड अपने आप में एक बुराई है, लेकिन आवश्यक बुराई है। अतः कोई भी दंड तब तक नहीं देना चाहिए जब तक सामाजिक कल्याण के संदर्भ में ऐसा दंड आवश्यक हो। अतः कालांतर में अपराध एवं दंड के संदर्भ में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा। अतः कालांतर में अपराध एवं दंड के संबंध में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा। ब्रिटेन, अमेरिका आदि में मृत्युदंड को अपवादों को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। अब हम देखेंगे भारतीय स्थिति एवं मृत्युदंड। पहले भारत में मृत्युदंड एक सामान्य नियम था तथा विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप आजीवन कारावास दिया जाता था। इस प्रकार 1960 में संसद में मृत्युदंड समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। संसद ने यह मामला विधि आयोग को सौंपा, जिसने अपनी 35वीं रिपोर्ट में कहा कि भारतीय संदर्भ में मृत्युदंड समाप्त करने की जोखिम नहीं ली जा सकती। विधि आयोग ने बाद में 42वें रिपोर्ट में पुनः इसका अनुमोदन करके मृत्युदंड समाप्त करने की सिफारिश नहीं की, लेकिन विधि आयोग ने सीआरपीसी में निम्न संशोधन करने की सिफारिश की। नंबर 1,
18 साल से कम आयु के व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाए। नंबर 2, सीआरपीसी में संशोधन करके धारा 354(3) में जो है इस बात को भी स्वीकार किया गया कि मृत्युदंड के मामले में जज को विशेष कारण स्पेशल रीजन भी अनिवार्य रूप से लिखने होंगे। इन दोनों बातों को दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके धारा 354(3) में इसे स्वीकार किया गया। अतः अब भारत में आजीवन कारावास एक सामान्य नियम है तथा मृत्युदंड केवल विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप दिया जाता है तथा जज को इसके लिए विशेष कारण लिखने पड़ेंगे। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस MK एंथोनी के मामले में एक आदमी ने अपनी पत्नी को लाइलाज बीमारी एवं रोग से तड़पते देखकर दयावश मार दिया। निर्णय दिया गया कि उसे मृत्युदंड की बजाय आजीवन कारावास दिया जाए। इसी प्रकार से वसंत पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कठोर दृष्टिकोण अपनाकर दहेज मृत्यु एवं पत्नी जलाने के मामले में मृत्युदंड का अनुमोदन किया। राजेंद्र सिंह बनाम स्टेट के मामले में मृत्युदंड की संवैधानिक मान्यता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने आईपीसी की धारा 302 को इस आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया कि यह धारा हत्या के संदर्भ में न्यायाधीशों को मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास दो विकल्प देकर मनमानी करने का अवसर देती है। जज चाहे तो मृत्युदंड दे सकते हैं और जज चाहे तो आजीवन कारावास दे सकते हैं। कोई गाइडलाइन नहीं है, ये तो ठीक वैसे ही है जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा है, जैसे चाहे वो वैसे वो काटेगा। जज जैसे चाहे उसे मृत्युदंड देंगे, जिसे चाहे उसे आजीवन कारावास देंगे। अतः राजेंद्र सिंह बनाम स्टेट के मामले में 302 को जस्टिस कृष्णा अय्यर ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन बाद में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने धारा 302 को आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एवं 21 के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(3) मृत्युदंड देते समय जज को विशेष कारण बताने की अनिवार्यता देता है। अतः जज मनमानी नहीं कर सकता। अब अभी तक हमने चर्चा की भारतीय स्थिति और मृत्युदंड। अब हम मृत्युदंड के पक्ष में और मृत्युदंड के विरोध में तर्क देंगे। मृत्युदंड के विरोध में तर्क: आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट। हैंटिंग, ब्लैकस्टोन, कृष्णा अय्यर, भगवती आदि अनेक विधिवेता मृत्युदंड को निम्न कारणों से समाप्त करने की दलील देते हैं। यानी मृत्युदंड के विरोध में तर्क: नंबर 1, जिन देशों में मृत्युदंड की व्यवस्था है वहां लोगों पर इसकी प्रतीकात्मक अवधारणा का प्रभाव नहीं है, अतः वहां अपराध के आंकड़े, क्राइम ग्राफ ज्यादा है। कहां? जहां मृत्युदंड की व्यवस्था है। इसके विपरीत ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में जहां मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया है वहां अपराध कम होते हैं। मृत्युदंड के विरोध में दूसरा तर्क: ब्रिटेन में 1985 में मृत्युदंड को पुनः लागू करने के लिए संसद में एक बिल प्रस्तुत किया गया। यह बिल 233 अनुपात 368 के मत से असफल रहा, अतः वहां जनमत मृत्युदंड के पक्ष में नहीं है। इसी प्रकार से मृत्युदंड के विरोध में तीसरा तर्क कि कई बार एक व्यक्ति विशेष व असामान्य परिस्थितियों में हत्या कर देता है, तो ऐसे मामलों में मृत्युदंड रूपी निवारक दृष्टिकोण, प्रिवेंटिव मृत्युदंड जो है, मृत्युदंड रूपी निवारक दृष्टिकोण जो है उचित नहीं है। यही कारण है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में 5 अपवाद दिए गए हैं जहां सदोष मानववध हत्या नहीं है।
इसी प्रकार से मृत्युदंड के विरोध में चौथा और लास्ट तर्क है जुडिशियल एरर, न्यायिक भूल। कई बार परिस्थितिजन्य साक्ष्य, झूठे गवाहों, मिथ्या तथ्यों के आधार पर अगर एक निर्दोष को मृत्युदंड दे दिया जाता है तो बाद में असली अपराधी के पकड़े जाने पर उस भूल का निराकरण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हैंटिंग, ब्लैकस्टोन, जस्टिस कृष्णायर, जस्टिस भगवती आदि अनेक विधिवेता मृत्युदंड को उपरोक्त कारणों से समाप्त करने की दलील देते हैं। अब हम देखेंगे मृत्युदंड के पक्ष में तर्क, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। नंबर 1, खतरनाक और आदतन अपराधियों को समाप्त करना ही उचित है। उससे सुधार की आशा करना व्यर्थ है। जैसे एक जहरीले सांप में सुधार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार मृत्युदंड के पक्ष में दूसरा तर्क है, अगर एक अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया जाता है तो पीड़ित पक्षकार को संतुष्टि नहीं होगी और वह कानून के प्रति विश्वास खो देगा। कई बार ऐसा पीड़ित पक्षकार जो है अवसर मिलने पर कानून अपने हाथ में लेगा और प्रतिशोध लेकर अपराधी को मार देता है। इस प्रकार एक आपराधिक श्रृंखला को बढ़ावा मिलेगा। तो ये था थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, और उसके साथ साथ हमने देखा द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड संबंधी अवधारणा, भारतीय स्थिति और मृत्युदंड के विरोध में तर्क, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट, और मृत्युदंड के पक्ष में तर्क, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। धन्यवाद। अंत में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आप और अधिक विधिक जानकारियों से संबंधित वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। पुनः धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।